मुंबई की सुबह हमेशा शोर से जागती थी। लोकल ट्रेनों की चीखती पटरियां, समुद्र की नम हवा और ऊंची इमारतों के बीच फंसी महत्वाकांक्षाएं। लेकिन मालाबार हिल की उस कांच से ढकी हवेली में सुबह की आवाजें अलग थीं। मुलायम पियानो, अखबारों की सरसराहट और कॉफी की हल्की भाप। अर्नव सिन्हा ने बालकनी से अरब सागर की ओर देखा। नीचे सड़क पर लोग भाग रहे थे, काम पर, सपनों के पीछे या सिर्फ जीवन बचाने के लिए। ऊपर वो खड़ा था, देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक सिन्हा अर्बन डेवलपर्स का उत्तराधिकारी। उसके पिता रघुवीर सिन्हा पहले से डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सफेद कुर्ता, सधा हुआ चेहरा और आंखों में वो ठंडक जो वर्षों की कारोबारी लड़ाइयों से आती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, रघुवीर ने अखबार मोड़ते हुए कहा। सीविस्टा रीडेवलपमेंट हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अर्नब ने सिर हिलाया। वो इस प्रोजेक्ट का चेहरा था। दक्षिण मुंबई के समुद्री किनारे बसे पुराने मछुआरा बस्ती को हटाकर वहां लग्जरी टावर, शॉपिंग प्लाजा और सी फेसिंग अपार्टमेंट्स बनाने की योजना थी। कागजों में ये पुनर्विकास था, विज्ञापनों में भविष्य का मुंबई। लोग विरोध कर रहे हैं, अर्नब ने धीमे से कहा। रघुवीर की मुस्कान हल्की थी। विकास में विरोध होता है, भावनाओं से शहर नहीं बनते। टेबल के दूसरे सिरे पर देवेंद्र बैठा था, अर्नब का चचेरा भाई। वो कंपनी का वित्त प्रमुख था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब चमक रहती थी, जैसे वो हर व्यक्ति को किसी गणना की तरह देखता हो। सब दस्तावेज क्लियर हैं, देवेंद्र ने कहा। मुआवजा पैकेज मंजूर है, मीडिया मैनेज हो चुका है। अर्नब ने उसकी ओर देखा। क्या सब परिवारों ने साइन कर दिए? लगभग, देवेंद्र ने सहजता से जवाब दिया। जो बचे हैं वे भी मान जाएंगे। ये मान जाएंगे शब्द अर्नब के भीतर कहीं अटक गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल ताज के भव्य हॉल में थी। कैमरे, फ्लैश, पत्रकारों की भीड़। अर्नब मंच पर खड़ा था, सिला हुआ सूट, संयत मुस्कान और पीछे बड़े अक्षरों में लिखा था, सी विस्टा, एक नई शुरुआत। हम मुंबई को विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट में स्थानीय निवासियों को आधुनिक आवास, बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित जीवन मिलेगा। तालियां बजीं, लेकिन हॉल के बाहर नारे गूंज रहे थे। हमारा घर नहीं छीन सकते, समुद्र हमारा है। अर्नब की नजर कांच की दीवार के पार गई। वहां भीड़ में एक लड़की खड़ी थी, गहरे नीले दुपट्टे में, माथे पर पसीना, आंखों में आग। वो माइक पकड़े किसी रिपोर्टर से कुछ कह रही थी। उसकी आवाज अंदर तक नहीं आ रही थी, लेकिन उसके होठों की हरकत से स्पष्ट था वो डर नहीं रही थी। अर्नब ने पहली बार उस बस्ती के विरोध को चेहरा दिया। शाम को बोर्ड मीटिंग थी। निवेशकों के सवाल सीधे थे, कानूनी जोखिम, सोशल मीडिया बैकलैश, सरकारी समर्थन। देवेंद्र हर सवाल का सटीक जवाब दे रहा था। चार्ट, ग्राफ, प्रोजेक्शन, सब कुछ व्यवस्थित। अर्नब चुप था। मीटिंग के बाद उसने देवेंद्र से पूछा, वो बाहर जो प्रदर्शन था, क्या हमने उनसे सीधे बात की है? देवेंद्र ने हल्की हंसी के साथ कहा, भावनात्मक ड्रामा है। कुछ एनजीओ हवा दे रहे हैं, तुम चिंता मत करो। बड़े फैसले कठोर होते हैं। पर अगर वे सच में असंतुष्ट हैं? अर्नब, देवेंद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें चेहरा बनना है, सवाल नहीं। ये वाक्य हवा में लटक गया। रात को घर लौटते समय कार समुद्र किनारे से गुजरी। दूर वही बस्ती दिख रही थी, टीन की छतें, सूखती मछलियां, छोटे मंदिर की घंटी, बच्चों की हंसी। अर्नब ने कार रुकवाई। ड्राइवर चौंका। सर, 5 मिनट। वो पहली बार उस जगह की ओर पैदल चला जिसे उसकी कंपनी नक्शे में सिर्फ प्लॉट 17A कहती थी। गली में नमक और मिट्टी की गंध थी। दीवारों पर रंग उखड़े थे, पर दरवाजों के बाहर तुलसी के पौधे थे। जीवन था, साधारण पर सच्चा। अचानक उसने वही लड़की देखी। वो कुछ लोगों के साथ बैठी थी, कागज फैलाए हुए थी। उसकी आवाज तेज थी, पर शब्द स्पष्ट थे। अगर हम साइन कर देंगे तो हमें वादा किया गया फ्लैट नहीं मिलेगा। हमें शहर के बाहर भेज दिया जाएगा। हमें साथ रहना है। अर्नब कुछ कदम दूर रुक गया। लड़की ने उसे देख लिया। उसकी आंखों में पहचान नहीं, पर सतर्कता थी। आप यहां क्यों आए हैं? उसने सीधे पूछा। अर्नब ने पहली बार अपना परिचय छिपाने का सोचा, लेकिन उसने कहा, मैं प्रोजेक्ट से जुड़ा हूं। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। लड़की उठ खड़ी हुई। तो सुन लीजिए, हम भी इस शहर का हिस्सा हैं। हमारे दादा परदादा यहां से मछली पकड़ते आए हैं। हमारे घर कागज पर छोटे हो सकते हैं, पर हमारी जिंदगी यहां बड़ी है। उसकी आवाज कांपी नहीं। आप हमें बेहतर जीवन देने आए हैं या हमारी जमीन लेने? अर्नब के पास तुरंत जवाब नहीं था।
पहली बार उसे लगा प्रेजेंटेशन स्लाइड्स और वास्तविकता के बीच दूरी बहुत बड़ी है। आपका नाम? उसने पूछा। मिराया नागरकर, उसने बिना झिझक कहा। उस नाम ने जैसे हवा बदल दी। अर्नब ने महसूस किया ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रहा, ये लोगों का जीवन था, और शायद उसका भी। उस रात मालाबार हिल की ऊंचाई से समुद्र वैसा ही दिख रहा था, लेकिन अर्नब की दृष्टि बदल चुकी थी। उसे पहली बार संदेह हुआ, क्या विकास सच में सबके लिए था? और ये सवाल धीरे धीरे उसके भीतर तूफान बनने लगा। मुंबई की वो बस्ती जिसे कंपनी के नक्शों में प्लॉट 17A लिखा गया था, असल में कोली समुदाय का पुराना इलाका था। संकरी गलियां, टीन की छतें, सुबह 4 बजे उठती नावें और नमक में भीगी हवा। यहां लोग जमीन के मालिक नहीं थे, लेकिन समुद्र उन्हें अपना मानता था। मिराया मागरकर हर सुबह सूरज से पहले उठती थी। उसकी माँ वैशाली मछलियां साफ करती, पिता गणेश समुद्र से लौटते और छोटा भाई संकेत स्कूल की पुरानी किताबें संभालता। उनका घर छोटा था, लेकिन दीवारों पर परिवार की तस्वीरें थीं, त्योहारों की, नावों की, और उस मंदिर की जहां हर साल गणपति विसर्जन से पहले पूरा इलाका इकट्ठा होता था। मिराया कॉलेज तक पढ़ी थी, समाजशास्त्र। पैसे पूरे नहीं थे, लेकिन उसने छात्रवृत्ति और पार्ट टाइम ट्यूशन से पढ़ाई पूरी की। अब वो बस्ती के लोगों की कागजी मदद करती थी, फॉर्म भरना, नोटिस पढ़ना, सरकारी दफ्तरों में साथ जाना। सी विस्टा प्रोजेक्ट का नोटिस जब पहली बार आया तो ज्यादातर लोगों ने उसे समझा ही नहीं। पुनर्विकास, आधुनिक आवास, मुआवजा, शब्द बड़े थे, लेकिन शर्तें छोटे अक्षरों में छिपी थीं। मिराया ने पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, और उसे संदेह हुआ। हमें शहर के बाहर अस्थायी कैंप में शिफ्ट किया जाएगा, उसने सबको समझाया। और जो फ्लैट वादा किया गया है उसका आकार हमारे घर से छोटा है। ऊपर से स्वामित्व कंपनी के पास रहेगा 5 साल तक। पर हमें नई बिल्डिंग मिलेगी, किसी ने कहा। हाँ, मिराया ने शांत स्वर में कहा, पर हमारे जाल कहाँ सूखेंगे, हमारी नावें कहाँ लगेंगी, हम अलग अलग टावर में बट जाएंगे। उसे डर था, विकास के नाम पर विस्थापन। दूसरी ओर अर्नव के लिए बस्ती सिर्फ एक फाइल नहीं रह गई थी। मिराया की आंखें उसके मन में अटक गई थीं, आरोप से भरी पर गरिमा से भरी। उसने अगले दिन कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट से दस्तावेज मंगवाए, मुआवजे की सूची, हस्ताक्षर, सर्वे रिपोर्ट। ये साइन कब हुए? उसने पूछा। 2 महीने पहले, लीगल हेड ने जवाब दिया। ज्यादातर परिवार सहमत हैं। ज्यादातर? अर्नव ने दोहराया। हाँ, लगभग 70%। देवेंद्र कमरे में आ गया। ये सामान्य है, बाकी लोग भी मान जाएंगे। हमने स्थानीय प्रतिनिधियों से बात की है। कौन प्रतिनिधि? अर्नव ने पूछा। देवेंद्र ने फाइल बंद की। अर्नव, तुम बहुत भावुक हो रहे हो, ये बिजनेस है। अर्नव चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल रहा था। शाम को वो बिना किसी को बताए फिर बस्ती गया। इस बार कार दूर खड़ी कर दी। साधारण शर्ट पहनकर वो गलियों से गुजरा। मिराया सामुदायिक हॉल के बाहर बच्चों को पढ़ा रही थी। स्लेट पर उसने लिखा था, अधिकार। उसने अर्नव को देखा। इस बार उसकी आंखों में पहचान थी। आप फिर आए? उसने कहा। हाँ, अर्नव ने सहज बनने की कोशिश की। मैं समझना चाहता हूं। मिराया ने बच्चों को अंदर भेज दिया। समझना चाहते हैं या मनाना? अगर मैं कहूं कि मैं सच में सुनना चाहता हूं? वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, ठीक है, चलिए। वो उसे समुद्र किनारे ले गई। नावें किनारे लगी थीं, जाल धूप में सूख रहे थे। ये सिर्फ घर नहीं है, ये हमारी रोजी है। अगर हमें शहर से बाहर भेज दिया गया तो हमारे पिता समुद्र तक कैसे आएंगे? कंपनी ने ट्रांसपोर्ट की सुविधा का वादा किया है, पर आवाज में विश्वास कम था। मिराया मुस्कुराई, कड़वी मुस्कान। वादा कागज पर होता है, जिंदगी सड़क पर। आपको क्या चाहिए? अर्नव ने पूछा। सम्मान, पारदर्शिता और सच। वो सीधा सवाल करती थी, कोई डर नहीं। अगर कंपनी सच में बेहतर विकल्प दे? अर्नव ने पूछा। तो हम सबसे पहले धन्यवाद देंगे, उसने जवाब दिया। लेकिन हमें धोखे से साइन नहीं करवाए जाएं। धोखा? अर्नव का दिल धड़क उठा। मिराया ने कुछ कागज निकाले। ये देखिए, यहां जिन परिवारों के साइन दिखाए गए हैं उनमें से 3 लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, और एक तो पिछले साल गुजर चुका है। अर्नव के हाथ ठिठक गए। तुम्हें यह कैसे मिला? उसने धीमे से पूछा। मैंने सूची मिलाई, उसने कहा। हम गरीब हैं पर अंधे नहीं। समुद्र की लहरें तेज थीं, हवा में नमक था, और अर्नव के भीतर पहली बार भय। अगर ये सच था तो कंपनी में कहीं गहरी सड़न थी। घर लौटते समय अर्नव का मन भारी था।
डाइनिंग टेबल पर उसी रात एक और चर्चा चल रही थी, इस बार व्यक्तिगत। मेहता जी की बेटी अगले हफ्ते लंदन से लौट रही है, तुम दोनों की मुलाकात तय है। अर्नव ने चौंक कर देखा। क्यों? रघुवीर ने स्पष्ट कहा, ये गठबंधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, राजनीति और व्यापार साथ चलते हैं। पर मैं। अर्नव रुक गया। भावनाएं बाद में आती हैं, पहले परिवार। देवेंद्र ने चुपचाप पानी पिया। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। अर्नव को अचानक समझ आया, उसके लिए भी जीवन एक प्रोजेक्ट था, साझेदारी, लाभ, प्रतिष्ठा। उसी रात उसने मिराया का संदेश पढ़ा। कल कुछ परिवारों को कंपनी ऑफिस बुलाया गया है, क्या आप वहां होंगे? उसने जवाब लिखा, हाँ। ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं रह गई थी, ये टकराव था, दो दुनिया का। एक, जहां फैसले ऊंची इमारतों में होते हैं। दूसरी, जहां लोग अपने घरों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। और अर्नव पहली बार बीच में खड़ा था। अगली सुबह कंपनी के मुख्यालय की लॉबी असामान्य रूप से भरी हुई थी। साधारण कपड़ों में आए कोली परिवार, घबराई आंखें, हाथों में पुराने दस्तावेज। सुरक्षाकर्मियों की निगाहों में दूरी थी, जैसे ये लोग इस चमकदार फर्श के योग्य नहीं। अर्नव शीशे की दीवार के पीछे से सब देख रहा था। उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम बी में ले जाओ, देवेंद्र ने निर्देश दिया। साइन करवा के क्लियर कर दो। किस बात पर साइन? अर्नव ने पूछा। देवेंद्र ने फाइन बढ़ाई। अस्थायी पुनर्वास की सहमति, औपचारिकता है। अर्नव ने दस्तावेज पढ़े। भाषा जटिल थी, कई शर्तें अस्पष्ट। क्या उन्हें समझाया गया है? देवेंद्र ने हल्का सा कंधा उचकाया। समझना उनकी जिम्मेदारी है। अर्नव का जबड़ा कस गया। वो खुद कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ा। कमरे में मिराया खड़ी थी। उसके साथ 5 परिवार थे। वो शांत थी, लेकिन आंखों में सतर्कता थी। अर्नव के अंदर आते ही फुसफुसाहट हुई। आप यहां? मिराया ने सीधा पूछा। हां, मैं सुनना चाहता हूं। देवेंद्र भी कमरे में आया, मुस्कान के साथ। हम सब कुछ स्पष्ट करेंगे। बैठक शुरू हुई। कंपनी का प्रतिनिधि शर्तें पढ़ने लगा। अस्थायी आवास शहर की सीमा के पास। सीमा के पास कहां? मिराया ने बीच में रोका। विरार के आगे, प्रतिनिधि ने कहा। कमरे में बेचैनी फैल गई। यहां से 50 किलोमीटर? एक बुजुर्ग मछुआरे ने पूछा। हम रोज समुद्र कैसे आएंगे? देवेंद्र ने कहा, बस सुविधा होगी। कितने बजे? मिराया ने पूछा। कोई स्पष्ट उत्तर नहीं। अर्नव सब सुन रहा था। वो दस्तावेज के पन्ने पलट रहा था। एक पेज पर उसे वही हस्ताक्षर दिखे जिन पर मिराया ने सवाल उठाया था। ये साइन किसने लिए? उसने अचानक पूछा। देवेंद्र ने उसकी ओर देखा। स्थानीय एजेंट। नाम? कमरे में कुछ पल की चुप्पी। देवेंद्र का स्वर ठंडा हो गया। अर्नव, ये प्रक्रिया का हिस्सा है, हम यहां बहस के लिए नहीं हैं। नहीं, अर्नव ने दृढ़ता से कहा, हम स्पष्टता के लिए हैं। मिराया ने पहली बार उसे अलग नजर से देखा, संदेह और उम्मीद के बीच कहीं। बैठक अधूरी रही। कई परिवारों ने साइन करने से मना कर दिया। देवेंद्र बाहर आते ही कहा, तुम कंपनी की छवि खराब कर रहे हो। अगर दस्तावेज साफ नहीं है तो? अर्नव ने जवाब दिया। तुम्हें भावनात्मक नाटक में फंसाया जा रहा है, देवेंद्र ने तीखे स्वर में कहा। वो लड़की बहुत चालाक है। वो चालाक नहीं है, वो जागरूक है, अर्नव ने तुरंत कहा। देवेंद्र ने उसकी आंखों में देखा, जैसे पहली बार खतरा महसूस किया हो। उस शाम अर्नव ने मिराया को समुद्र किनारे मिलने के लिए कहा। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी था और लहरें लगातार किनारे को छू रही थीं। आज आप रुककर सवाल पूछे, क्यों? क्योंकि मुझे शक है, अर्नव ने स्वीकार किया। कुछ सही नहीं है। और अगर सब सही निकला तो? उसने पूछा। तो मैं खुद समझाऊंगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो मैं उसे बदलूंगा। मिराया ने लंबी सांस ली। आप जानते हैं कि अगर आप हमारे साथ खड़े हुए तो आपके अपने लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। शायद, लेकिन मैं खुद के खिलाफ नहीं होना चाहता। उनके बीच कुछ बदल रहा था। विरोध से संवाद, संवाद से विश्वास की शुरुआत। आपको पता है, मिराया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारे यहाँ शादी 2 लोगों की नहीं, 2 परिवारों की होती है। आप जैसी दुनिया में शायद ये अलग हो, पर यहाँ रिश्ते समाज से गुजरते हैं। मेरी दुनिया में भी, अर्नव ने कड़वाहट से कहा, बस वहाँ रिश्ते अक्सर सौदे बन जाते हैं। दोनों कुछ पल चुप रहे। हवा में नमक था, पर अब उसमें एक अनकहा आकर्षण भी था, खतरनाक, क्योंकि वो असंभव लग रहा था। घर लौटते ही तूफान इंतजार कर रहा था। तुम बस्ती में क्यों गए? रघुवीर की आवाज कठोर थी। क्योंकि मुझे सच जानना था। सच ये है कि कंपनी खतरे में है, पिता ने मेज पर हाथ मारा। निवेशक सवाल कर रहे हैं और तुम उन लोगों के साथ बैठ रहे हो जो हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वे हमारे खिलाफ नहीं, वे अपने घर के लिए खड़े हैं।
भावुकता छोड़ो, रघुवीर गरजे। अगले हफ्ते तुम्हारी मेहता परिवार से सगाई की घोषणा होगी, ये तय है। अर्नव स्तब्ध रह गया। मुझसे पूछे बिना? ये परिवार का निर्णय है। देवेंद्र कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पर संतोष की हल्की छाया थी। अर्नव को पहली बार स्पष्ट दिखा कि ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं था, ये नियंत्रण की लड़ाई थी। अगर वो चुप रहा तो वो सब कुछ पा सकता था, पैसा, शक्ति, प्रतिष्ठा। अगर उसने सवाल उठाए तो वो सब खो सकता था। और उसी क्षण उसने महसूस किया वो पहले ही कुछ पा चुका है जिसे खोने का डर उससे भी बड़ा है। मिराया की आंखों में जो भरोसा उभर रहा था वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से अधिक मूल्यवान था। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। समुद्र शांत दिख रहा था, पर भीतर ज्वार उठ चुका था। मुंबई में बारिश जल्दी आ गई थी उस साल। आसमान धूसर था और समुद्र असामान्य रूप से उग्र, जैसे शहर खुद किसी आने वाले विस्फोट को महसूस कर रहा हो। अर्नव ने पिछले 3 दिनों से कंपनी के आंतरिक सर्वर से फाइलें निकलवाई थीं। आधिकारिक रिपोर्टें साफ थीं, लेकिन जब उसने मूल स्कैन कॉपी और एजेंट नोट्स मंगवाए, तस्वीर बदलने लगी। कुछ दस्तावेजों में तारीखें मेल नहीं खा रही थीं। कुछ हस्ताक्षर अलग अलग पेन से किए गए थे। कुछ परिवारों के नाम 2 बार दर्ज थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, स्वैच्छिक सहमति के फॉर्म पर जिन लोगों के साइन थे, उनमें से 4 लोग उस दिन शहर में ही नहीं थे। ये डेटा किसने अपलोड किया? अर्नव ने आईटी हेड से पूछा। फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल आया था सर, जवाब मिला। फाइनेंस यानी देवेंद्र। उसी शाम देवेंद्र अपने केबिन में शांत बैठा था, जैसे सब कुछ सामान्य हो। उसके सामने एक विदेशी निवेश फर्म के साथ वीडियो कॉल चल रही थी। लैंड क्लियरेंस जल्द हो जाएगी, वो कह रहा था। प्रॉफिट मार्जिन अनुमान से भी अधिक रहेगा। अर्नव दरवाजे पर खड़ा रहा। कॉल खत्म होने के बाद उसने बिना औपचारिकता से पूछा, तुमने एजेंट्स के जरिए साइन करवाए? देवेंद्र ने उसकी ओर देखा। हाँ, प्रक्रिया तेज करनी थी। मृत व्यक्ति के साइन भी प्रक्रिया का हिस्सा है? अर्नव की आवाज नियंत्रित थी, पर भीतर आग थी। देवेंद्र की आंखें एक पल को स्थिर हो गईं, फिर वो हल्का सा मुस्कुराया। तुम बहुत गहराई में जा रहे हो, क्योंकि नीचे कुछ सड़ रहा है। देवेंद्र उठा। अर्नव, बिजनेस भावनाओं से नहीं चलता। अगर कुछ दस्तावेजों में तकनीकी गलती है तो हम सुधार देंगे, लेकिन प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए। गलती? अर्नव ने मेज पर फाइल फेंकी। ये फर्जीवाड़ा है। देवेंद्र का स्वर कठोर हो गया। सावधान रहो, ऐसे शब्दों के दीवारों के भी कान होते हैं। सच से डर लगता है? अर्नव ने सीधा पूछा। देवेंद्र पास आकर बोला, डर नहीं, समझ है। अगर ये प्रोजेक्ट रुका तो कंपनी का मूल्य गिरेगा, निवेशक पीछे हटेंगे और पापा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वो रुका, फिर धीमे से जोड़ा, और तुम्हारी सगाई भी खतरे में पड़ जाएगी। ये सीधा वार था। उधर बस्ती में माहौल बदल रहा था। कुछ परिवारों को रात में अज्ञात लोगों ने समझाने की कोशिश की, अभी साइन करो वरना बाद में कुछ नहीं मिलेगा। मिराया को खबर मिली। उसने अगले दिन सबको इकट्ठा किया। डराने की कोशिश होगी, उसने कहा। हमें एकजुट रहना है। अगर कंपनी सच में जबरदस्ती करे तो? एक महिला ने पूछा। मिराया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो हम मीडिया में जाएंगे। उसी शाम एक स्थानीय पत्रकार रोहन देसाई बस्ती में आया। उसने कैमरा लगाया, लोगों की बातें रिकॉर्ड की। मिराया ने खुलकर कहा, हमें लगता है कि हमारे हस्ताक्षर बिना पूरी जानकारी के लिए गए हैं। कुछ मामलों में फर्जीवाड़ा हुआ है। ये बयान छोटा था पर भारी। रात को अर्नव को पिता ने बुलाया। रघुवीर का चेहरा तनाव से भरा था। मीडिया को सूचना लीक हुई है। क्या? अर्नव चौंका। एक रिपोर्टर फर्जी साइन की बात कर रहा है। तुम कुछ जानते हो? अर्नव ने सीधे कहा, हाँ, दस्तावेजों में गड़बड़ी है। रघुवीर की आंखें सख्त हो गईं। तुमने बाहर किसी से बात की? नहीं। देवेंद्र कमरे में आया। ये सब बस्ती की लड़की की चाल है, उसने शांत स्वर में कहा। वो हमें बदनाम करना चाहती है। मिराया ऐसा नहीं करेगी, अर्नव ने तुरंत कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रघुवीर ने धीमे पर ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हें उस लड़की पर इतना भरोसा कब से है? ये सवाल सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं था। अर्नव ने पहली बार खुलकर कहा, क्योंकि वो सच बोल रही है। रघुवीर ने गहरी सांस ली। तुम्हें समझ नहीं है, ये कंपनी तुम्हारे दादा ने शुरू की थी। हमने खून पसीने से नाम बनाया है। अगर एक झूठा आरोप भी लगा तो सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। और अगर आरोप झूठा नहीं है तो? अर्नव ने पूछा। देवेंद्र ने बीच में कहा, हम आंतरिक जांच कर लेंगे, लेकिन अभी प्रेस के सामने कुछ नहीं जाएगा।
मतलब छुपाएंगे? अर्नव ने देखा। देवेंद्र की आंखों में अब साफ चेतावनी थी, मतलब नियंत्रित करेंगे। अगली सुबह टीवी चैनलों पर खबर चल रही थी। सी विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल, क्या मुआवजे में गड़बड़ी? सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कंपनी के शेयर हल्के गिर गए। रघुवीर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। हम बयान जारी करेंगे, उन्होंने कहा। सब आरोप निराधार हैं। अर्नव ने धीमे स्वर में कहा, अगर हम पहले खुद जांच घोषित करें तो? देवेंद्र ने तुरंत विरोध किया। यह कमजोरी का संकेत होगा या ईमानदारी का? अर्नव ने उत्तर दिया। कमरे में तनाव घना था। देवेंद्र ने एक आखिरी दांव खेला। अगर यह बाहर गया कि कंपनी के अंदर ही किसी ने दस्तावेज लीक किए हैं तो जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी नजर सीधे अर्नव पर थी। ये खुली धमकी थी। शाम को अर्नव फिर समुद्र किनारे गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। मिराया छतरी के नीचे खड़ी थी। मीडिया में बात चली है, उसने कहा। हां, अर्नव ने स्वीकार किया। आपको पता था? अर्नव ने पूछा। मुझे गड़बड़ी का पता था, लेकिन लीक मैंने नहीं किया। मिराया ने उसकी आंखों में देखा। मैंने भी नहीं। कुछ पल दोनों चुप रहे। तो किसी और ने किया, अर्नव ने कहा। या किसी ने करवाया, मिराया ने धीमे से जोड़ा। लहरें तेज थीं, हवा भारी। अब अर्नव को साफ दिख रहा था, यह सिर्फ लापरवाही नहीं थी, कोई खेल खेल रहा था, और उस खेल में उसे मोहरा बनाया जा रहा था। उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। तूफान सचमुच आ गया। सुबह 7 बजे तक राष्ट्रीय चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। सिन्हा अर्बन डेवलपर्स पर गंभीर आरोप, फर्जी हस्ताक्षर, अवैध दबाव, विस्थापन घोटाला। प्रोजेक्ट हेड अर्नव सिन्हा पर सवाल। अर्नव का नाम स्क्रीन पर बार बार चमक रहा था। उसके पुराने इंटरव्यूज, उसकी मुस्कुराती तस्वीरें और नीचे लाल पट्टी, जवाब दो। शेयर बाजार खुलते ही कंपनी के स्टॉक गिरने लगे। मालाबार हिल की हवेली में अजीब सन्नाटा था। फोन लगातार बज रहे थे। पीआर टीम, वकील, निवेशक। रघुवीर सिन्हा ने टीवी बंद कर दिया। ये हमला है, उन्होंने कठोर स्वर में कहा, और इसका चेहरा तुम हो। अर्नब चुप खड़ा रहा। भीतर एक अजीब मिश्रण था, गुस्सा, अपराधबोध और भ्रम। मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने धीमे से कहा। देवेंद्र ने शांत आवाज में कहा, लेकिन दस्तावेज तुम्हारे विभाग के तहत गए, प्रेस तुम्हें ही पूछेगा। दस्तावेज फाइनेंस से क्लियर हुए थे। अर्नव ने उसकी ओर देखा। देवेंद्र की आंखें स्थिर थीं। सब कुछ सिस्टम के जरिए गया। तुम प्रोजेक्ट हेड हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये चाल साफ थी। रघुवीर ने मेज पर हाथ मारा। आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तुम आरोपों को सिरे से खारिज करोगे। बिना जांच? अर्नव ने पूछा। हां, पिता ने कहा, हम कमजोरी नहीं दिखाएंगे। बस्ती में माहौल अलग था। टीवी की खबरें वहां भी पहुंच चुकी थीं। लोग इकट्ठा थे। कुछ खुश थे कि मामला बाहर आया, कुछ डरे हुए कि अब कंपनी बदला लेगी। मिराया के हाथ में फोन था। पत्रकार लगातार कॉल कर रहे थे। आपने पहले ही चेतावनी दी थी, क्या आप ऑन रिकॉर्ड बोलेंगी? मिराया ने गहरी सांस ली। हम सिर्फ निष्पक्ष जांच चाहते हैं। हमें किसी की बर्बादी नहीं, न्याय चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर कहानी बदल रही थी। कुछ पोस्ट कह रहे थे, बस्ती की लड़की ने अमीर वारिस को फंसाया। कुछ लिख रहे थे, प्रेम संबंध बिगड़ने पर बदला। मिराया ने फोन बंद कर दिया। उसे समझ आ गया, लड़ाई अब निजी भी हो चुकी है। दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भरी हुई थी। कैमरों की चमक तेज थी। अर्नब मंच पर खड़ा था, पीछे कंपनी का लोगो। उसने बयान पढ़ा। सिन्हा अर्बन डेवलपर्स सभी आरोपों को निराधार मानती है। शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे, पर भीतर प्रतिरोध था। एक पत्रकार ने सवाल दागा, क्या ये सच है कि मृत व्यक्तियों के नाम पर हस्ताक्षर हैं? कमरे में सन्नाटा। अर्नब रुका। देवेंद्र ने पीछे से संकेत दिया, आगे बढ़ो। अर्नब ने कहा, यदि ऐसी कोई तकनीकी त्रुटि हुई है तो हम आंतरिक समीक्षा करेंगे। क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं? दूसरा सवाल आया। अर्नब की आवाज थोड़ी भारी हुई। मैं प्रोजेक्ट हेड हूं, अंतिम जिम्मेदारी मेरी है। ये वाक्य गिरा और उसी क्षण खेल तय हो गया। देवेंद्र की आंखों में क्षण भर के लिए संतोष चमका। शाम तक कंपनी के शेयर और गिर गए। निवेशकों ने आपात बैठक की मांग की। घर में तनाव चरम पर था। तुमने जिम्मेदारी शब्द क्यों इस्तेमाल किया? रघुवीर ने क्रोध से पूछा। क्योंकि मैं भाग नहीं सकता, अर्नब ने शांत पर थके स्वर में कहा। तुम्हें राजनीति समझ नहीं है।
गलती मानना कमजोरी है, देवेंद्र ने धीमे से जोड़ा। स्थिति संभाली जा सकती है, लेकिन एक शर्त पर। रघुवीर ने उसकी ओर देखा। मेहता परिवार के साथ सगाई की घोषणा अभी कर दी जाए। ये संदेश जाएगा कि कंपनी स्थिर है, राजनीतिक समर्थन मिलेगा, मीडिया का ध्यान बटेगा। रश्मि ने धीरे से कहा, यह सही समय है। अर्नव ने अविश्वास से सबको देखा। आप लोग मेरे जीवन को ढाल बना रहे हैं। रघुवीर का स्वर ठंडा था, परिवार पहले। और सच? अर्नव ने पूछा। कोई जवाब नहीं। सगाई कल शाम होगी, पिता ने अंतिम स्वर में कहा। यह निर्णय था, बिना उसकी सहमति के। उधर मिराया को सगाई की खबर मिली। एक चैनल ने साफ कहा, घोटाले के बीच सिन्हा परिवार का रणनीतिक गठबंधन। उसने टीवी बंद कर दिया। उसे अचानक सब समझ में आया, शक्ति कैसे काम करती है। आरोप उठते हैं और उनके ऊपर एक नया समाचार डाल दिया जाता है। उसने अर्नब को संदेश भेजा, क्या ये सच है? कुछ देर बाद जवाब आया, मुझे मजबूर किया जा रहा है। मिराया ने लंबे समय तक स्क्रीन देखी। फिर उसने लिखा, मजबूरी और चुनाव में फर्क होता है। उसके बाद उसने फोन रख दिया। अगले दिन सगाई का समारोह भव्य था। 5 स्टार होटल, कैमरे, मुस्कुराते चेहरे। अर्नब मंच पर खड़ा था। बगल में नीति मेहता, शिक्षित, सुसंस्कृत, पर स्पष्ट रूप से इस राजनीतिक खेल का हिस्सा। फ्लैश चमक रहे थे। भीतर कुछ टूट रहा था। भीड़ में देवेंद्र संतुष्ट खड़ा था। निवेशकों के संदेश आने लगे, स्टेबिलिटी सिग्नल। बाहर समुद्र में ज्वार तेज था, और उसी क्षण अर्नब ने महसूस किया कि उसने अभी सब कुछ नहीं खोया है। लेकिन अगर वो चुप रहा तो खो देगा। प्रतिष्ठा पहले ही दरक चुकी थी। प्रेम दूर जा रहा था, और सच दबाया जा रहा था। पतन शुरू हो चुका था। अब सवाल ये था कि वो नीचे गिरकर टूटेगा या वहीं से उठेगा। सगाई के बाद मुंबई की सामाजिक दुनिया में हलचल थी। अखबारों में तस्वीरें छपीं, अर्नव और नीति मुस्कुराते हुए, पीछे रघुवीर सिन्हा और मेहता परिवार। शीर्षक था, संकट के बीच रणनीतिक साझेदारी। किसी ने नहीं लिखा कि मुस्कान कितनी कृत्रिम थी। अर्नब अगले 2 दिन मीडिया और निवेशकों के बीच फंसा रहा। हर सवाल में संदेह छिपा था, हर जवाब में अधूरा विश्वास। रात को वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने सगाई की अंगूठी, चमकती हुई, भारी। उसने फोन उठाया, मिराया को कॉल किया। कॉल कटा हुआ गया। उसने संदेश लिखा, मुझे तुमसे मिलना है। कुछ देर बाद छोटा सा उत्तर आया, कहने के लिए कुछ बचा है? मिराया ने पिछले दिनों में बहुत कुछ सहा था। कुछ चैनलों ने उसे कार्यकर्ता कहा, कुछ ने महत्वाकांक्षी लड़की। सोशल मीडिया पर अफवाहें थीं। वो कंपनी से पैसे मांग रही थी, उसका व्यक्तिगत रिश्ता था। उसके पिता गणेश चुप हो गए थे। मोहल्ले में लोग फुसफुसाने लगे। बेटी, बड़े लोगों से लड़ाई आसान नहीं, उसकी मां ने कहा। मिराया ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं लड़ाई नहीं, सच चाहती हूं। लेकिन भीतर वो टूट रही थी। उसे याद था समुद्र किनारे वो शाम जब अर्नब ने कहा था, मैं खुद के खिलाफ नहीं होना चाहता। और अब वही आदमी सगाई के मंच पर खड़ा था। तीसरे दिन अर्नब सीधे बस्ती पहुंच गया। इस बार लोग उसे देखकर पीछे हट गए। कुछ आंखों में आरोप था, कुछ में उपहास। मिराया मंदिर के पास खड़ी थी। उसने उसे आते देखा, पर आगे नहीं बढ़ी। मुझे तुमसे बात करनी है, अर्नब ने कहा। यहां? उसने शांत स्वर में पूछा। हां, छिपाने को कुछ नहीं। वो कुछ कदम दूर चली गई। दोनों समुद्र की ओर देखने लगे। मैंने सगाई अपनी इच्छा से नहीं की, अर्नब ने कहा। पर की, मिराया ने सीधा उत्तर दिया। मुझे समय चाहिए। किस लिए? तय करने के लिए कि सच महंगा है या सुविधाजनक। उसकी आवाज में पहली बार कड़वाहट थी। अर्नब ने कहा, अगर मैं अभी परिवार के खिलाफ गया तो मुझे कंपनी से हटा दिया जाएगा। मैं अंदर से ही बदलाव ला सकता हूं। मिराया ने उसकी ओर देखा। और अगर अंदर ही सब सड़ा हुआ हो तो? कुछ पल चुप्पी रही। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? उसने पूछा। मिराया की आंखें नम थीं, पर आवाज दृढ़। मैं तुम्हारी नीयत पर भरोसा करती थी, पर नीयत और साहस अलग चीजें हैं। ये शब्द सीधा लगा। मुझे समय दो, अर्नब ने कहा। हमारे पास समय नहीं है, उसने उत्तर दिया। नोटिस आ चुका है। अगले महीने से जबरन खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
मैं रोकूंगा, उसने कहा। कैसे? उसने पूछा। अर्नब के पास स्पष्ट उत्तर नहीं था। मिराया ने धीरे से कहा, जब तक तुम सार्वजनिक रूप से सच नहीं बोलते, तुम्हारी हर निजी बात खोखली है। वो मुड़ी और चली गई। अर्नब वहीं खड़ा रहा। समुद्र की लहरें इस बार ठंडी नहीं, कठोर लग रही थीं। उधर कंपनी में माहौल बदल चुका था। बोर्ड ने विशेष समिति बना दी थी। अनौपचारिक रूप से कहा जा रहा था कि प्रोजेक्ट की गड़बड़ियों के लिए युवा नेतृत्व की अनुभवहीनता जिम्मेदार है। देवेंद्र अब अधिक मीटिंग्स लीड कर रहा था। एक शाम उसने अर्नब को अपने केबिन में बुलाया। बोर्ड असंतुष्ट है, उसने शांत स्वर में कहा। अगर स्थिति और बिगड़ी तो तुम्हें प्रोजेक्ट से हटाया जा सकता है। और तुम संभाल लोगे? अर्नब ने सीधा पूछा। देवेंद्र मुस्कुराया। किसी को तो करना होगा। तुमने ही दस्तावेज प्रोसेस करवाए थे, अर्नब ने कहा। देवेंद्र झुका, धीमे स्वर में बोला, साबित करो। ये चुनौती थी। और याद रखो, अगर तुमने परिवार के खिलाफ कदम उठाया तो तुम्हारी सगाई टूटेगी, तुम्हारा पद जाएगा और मीडिया तुम्हें नायक नहीं, गद्दार कहेगा। अर्नब बाहर निकला। उसे पहली बार स्पष्ट दिखा खेल कितना गहरा है। उसे मोहरा बनाकर देवेंद्र धीरे धीरे नियंत्रण ले रहा था। उस रात अर्नब अपने दादा की पुरानी डायरी पढ़ रहा था। उसमें एक पंक्ति थी, व्यापार का सबसे बड़ा पूंजी विश्वास है, लाभ बाद में आता है। वो देर तक उस पंक्ति को देखता रहा। क्या वो लाभ बचा रहा था और विश्वास खो रहा था? उसने अगले दिन स्वतंत्र ऑडिट फर्म से गुप्त रूप से संपर्क किया। आधिकारिक अनुमति के बिना। रोजिक था। साथ ही उसने बस्ती के 3 परिवारों से व्यक्तिगत तौर पर बयान रिकॉर्ड किए, उनकी अनुमति से। ये शुरुआत थी, भीतर से जांच की। मिराया ने उससे दूरी बना ली थी। वो सार्वजनिक रूप से बोल रही थी, लेकिन निजी संदेशों का जवाब कम देती थी। फिर भी जब एक रात अज्ञात नंबर से धमकी भरा कॉल आया, ज्यादा आवाज उठाई तो अच्छा नहीं होगा, तो उसने अनजाने में अर्नब को संदेश भेजा। अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी कंपनी की होगी। अर्नब ने तुरंत कॉल किया। किसने फोन किया? उसने पूछा। नंबर छिपा हुआ था। डर नहीं लगता, लेकिन थकान होती है। उसकी आवाज में पहली बार कमजोरी थी। मैं ये खत्म करूंगा, अर्नब ने कहा। या ये तुम्हें खत्म कर देगा, मिराया ने शांत स्वर में उत्तर दिया। दरारें अब स्पष्ट थीं। परिवार और पुत्र के बीच, सत्य और प्रतिष्ठा के बीच, प्रेम और भय के बीच। अर्नब ने महसूस किया वो अब 2 नामों पर नहीं खड़ा रह सकता। या तो वह सब कुछ बचाने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे सब खो देगा, या एक चुनाव करेगा और परिणाम स्वीकार करेगा। तूफान पूरी ताकत से सामने था। अब पीछे लौटना संभव नहीं था। मुंबई की हवा भारी थी। मॉनसून अब पूरी तरह उतर चुका था। समुद्र की लहरें दीवारों से टकरातीं और लौट जातीं, जैसे बार बार चेतावनी दे रही हों कि दबाव हमेशा किसी न किसी जगह दरार बना देता है। अर्नब ने गुप्त ऑडिट की रिपोर्ट अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। दस्तावेज स्पष्ट थे। फर्जी हस्ताक्षर व्यवस्थित रूप से जोड़े गए थे। मुआवजे की राशि आधिकारिक घोषणा से कम ट्रांसफर की गई थी। एक शेल कंपनी के माध्यम से धन का हिस्सा दूसरी दिशा में गया था। उस शेल कंपनी का डायरेक्टर देवेंद्र का कॉलेज मित्र। अब संदेह नहीं था, ये लापरवाही नहीं, योजना थी। अर्नब ने रिपोर्ट बंद की। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, पर मन स्पष्ट। उसने पिता से मिलने का समय मांगा। रघुवीर अपने निजी अध्ययन कक्ष में बैठे थे। दीवार पर दादा की तस्वीर। क्या है? उन्होंने बिना ऊपर देखे पूछा। ये आंतरिक ऑडिट है, आधिकारिक नहीं। अर्नब ने फाइल सामने रख दी। रघुवीर ने पन्ने पलटे। धीरे धीरे उनके चेहरे की कठोरता बदलने लगी। ये किसने तैयार किया? उन्होंने पूछा। स्वतंत्र फर्म ने, बिना बोर्ड को बताए। तुमने नियम तोड़े, रघुवीर ने कहा। क्योंकि नियमों का इस्तेमाल सच छिपाने के लिए हो रहा था, अर्नब ने शांत स्वर में उत्तर दिया। कुछ देर मौन रहा। तुम समझते हो इसका मतलब? रघुवीर ने धीमे स्वर में पूछा।
अगर ये बाहर गया तो कंपनी की साख गिर जाएगी, हमारे दशकों का नाम तभी बचता है जब सच छुपाना बंद हो, अर्नव ने बीच में कहा। दरवाजा खुला, देवेंद्र अंदर आया। उसने फाइल देखी। एक पल के लिए उसकी आंखों में तनाव चमका, लेकिन तुरंत संयम लौट आया। तो अब निजी जांच भी होने लगी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह शेल कंपनी तुम्हारे दोस्त की है, अर्नव ने सीधा कहा। देवेंद्र ने जवाब दिया। बिजनेस नेटवर्क होते हैं, मृत लोगों के साइन भी नेटवर्क हैं, अर्नव का स्वर कठोर था। कमरे में हवा भारी हो गई। रघुवीर ने देवेंद्र की ओर देखा। ये सच है? देवेंद्र ने शांत स्वर में कहा। कुछ प्रक्रियात्मक तेजी के लिए एजेंट्स ने गलती की होगी, लेकिन प्रोजेक्ट को रोकना समाधान नहीं है। गलती? अर्नव ने कहा। यह योजनाबद्ध है। अब देवेंद्र सीधा खड़ा हुआ। और अगर मैं कहूं कि यह ऑडिट अवैध है, बोर्ड इसे मान्यता नहीं देगा, उल्टा सवाल उठेगा कि डेटा बाहर कैसे गया। ये फिर धमकी थी। अगर तुमने ये सार्वजनिक किया, देवेंद्र आगे झुका, तो तुम्हारी सगाई टूटेगी, पिता का भरोसा जाएगा और बोर्ड तुम्हें हटाएगा। क्या तुम सब खोने को तैयार हो? अर्नव ने पहली बार बिना झिझक कहा। अगर सच बचता है तो हां। रघुवीर ने आंखें बंद कर लीं। ये वो उत्तर नहीं था जिसकी उन्हें आदत थी। उसी रात बस्ती में अफवाह फैली कि अगले हफ्ते बुलडोजर आ सकते हैं। आधिकारिक आदेश नहीं, लेकिन तैयारी शुरू थी। मिराया ने लोगों को शांत करने की कोशिश की, पर उसके भीतर भी थकान थी। तभी उसका फोन बजा। अर्नव था। कल प्रेस के सामने जाऊंगा, उसने कहा। क्या कहोगे? मिराया ने पूछा। पूरा सच। कुछ पल चुप्पी। और तुम्हारा परिवार? उसने धीरे से पूछा। शायद मेरे साथ नहीं होगा। और कंपनी? शायद मेरे खिलाफ। मिराया ने लंबी सांस ली। तुम्हें पता है, ये सिर्फ बयान नहीं होगा, ये युद्ध होगा। मैं तैयार हूं, अर्नव ने कहा। आवाज में पहली बार स्थिरता थी। तो मैं भी आऊंगी, मिराया ने उत्तर दिया। ये समर्थन नहीं, साझेदारी थी। अगले दिन बोर्ड की आपात बैठक बुलाई गई। खबर किसी तरह बाहर लीक हो गई थी कि अर्नव कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है। देवेंद्र ने पहले बोलना शुरू किया। कंपनी को स्थिरता चाहिए। यदि कोई अधिकारी व्यक्तिगत भावनाओं में निर्णय लेता है, तो हमें संस्थागत कार्रवाई करनी होगी। संकेत स्पष्ट था। अर्नव खड़ा हुआ। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये संस्थागत है। हमने लोगों के साथ अन्याय किया है, और अगर हम अभी इसे स्वीकार नहीं करते, तो अदालत और जनता हमें मजबूर करेगी। एक वरिष्ठ बोर्ड सदस्य ने पूछा, क्या तुम्हारे पास प्रमाण है? अर्नव ने फाइल टेबल पर रख दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। देवेंद्र ने देखा, खेल उसके हाथ से निकल रहा है। ये डेटा अवैध रूप से जुटाया गया है। मैं फॉरेंसिक जांच की मांग करता हूं। करिए, अर्नव ने कहा। मुझे डर नहीं। ये खुली टक्कर थी। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा हो गई। सोशल मीडिया पर चर्चा फिर तेज हो गई। कुछ लोग कह रहे थे डैमेज कंट्रोल, कुछ आंतरिक सत्ता संघर्ष। बस्ती में लोग टीवी के सामने इकट्ठा होने लगे। मालाबार हिल की हवेली में तनाव गहरा था। रघुवीर ने अर्नव को रोका। अभी भी समय है, बयान हल्का रखो, जांच की बात करो, पर आरोप मत लगाओ। अर्नव ने पिता की आंखों में देखा। पहली बार उनमें भय था, प्रतिष्ठा खोने का। अगर मैं आज चुप रहा, तो मैं हमेशा के लिए चुप रह जाऊंगा। रघुवीर ने कुछ नहीं कहा। रात उतर रही थी। मुंबई की रोशनी चमक रही थी। समुद्र अंधेरे में भी बेचैन था। अर्नव ने खुद को आईने में देखा। सगाई की अंगूठी अभी भी उसकी उंगली में थी। उसने उसे उतारा, मेज पर रख दिया। यह सिर्फ आभूषण नहीं था, यह समझौते का प्रतीक था। अब अगला कदम लौटने का नहीं था। सच सामने आएगा, और उसके साथ परिणाम भी। तूफान अब रुकने वाला नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हॉल खचाखच भरा था। कैमरों की रोशनी तेज थी। हवा में बेचैनी घुली हुई थी। हर चैनल लाइव था। शीर्षक पहले से तय थे। सिन्हा परिवार में दरार, क्या वारिस सच बोलेगा? मंच के पीछे कंपनी का लोगो लगा था।
पर आज वो पहले जितना चमकदार नहीं लग रहा था। अर्नव ने माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर भीड़ को देखा। पहली पंक्ति में निवेशक, दूसरी में पत्रकार और पीछे आम दर्शक। दरवाजे के पास मिराया खड़ी थी, सादा सलवार कुर्ता, बिना किसी दिखावे के। उसकी उपस्थिति शांत थी पर दृढ़। रघुवीर मंच के एक कोने में बैठे थे। देवेंद्र का चेहरा संयमित था, पर उंगलियां मेज पर हल्के हल्के थिरक रही थी। अर्नव ने बिना लिखित बयान के बोलना शुरू किया। आज मैं कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में खड़ा हूं। कमरे में हलचल हुई। सी विस्टा प्रोजेक्ट में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। कुछ दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर पाए गए हैं, मुआवजे की राशि में अंतर है और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही है। कैमरों की चमक और तेज हो गई। देवेंद्र ने बीच में हस्तक्षेप करना चाहा। यह आंतरिक समीक्षा का विषय है। नहीं, अर्नव ने स्पष्ट स्वर में कहा, यह सार्वजनिक विषय है, क्योंकि जिनका घर दांव पर है वे जनता का हिस्सा हैं। ये वाक्य सीधा प्रसारित हुआ। मैं इस परियोजना को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की घोषणा करता हूं, जब तक स्वतंत्र न्यायिक जांच पूरी न हो जाए। कमरे में शोर उठ गया। एक पत्रकार ने पूछा, क्या आप किसी विशेष व्यक्ति को दोषी ठहरा रहे हैं? अर्नव ने देवेंद्र की ओर देखा। जांच में जो भी जिम्मेदार पाए जाएंगे वे कानून का सामना करेंगे, चाहे उनका पद कुछ भी हो। ये सीधा संकेत था। देवेंद्र खड़ा हो गया। ये कंपनी के नियमों के खिलाफ है। आपको बोर्ड की अनुमति ले। मैंने बोर्ड को रिपोर्ट सौंप दी है, अर्नव ने कहा, और यदि बोर्ड मुझे इस निर्णय के कारण पद से हटाना चाहता है तो मैं तैयार हूं। ये शब्द गिरते ही जैसे समय रुक गया। रघुवीर की आंखें फैल गईं। ये विद्रोह था, सार्वजनिक, स्पष्ट। और एक और बात, अर्नव ने कहा। उसने अपनी जेब से एक छोटी डिब्बी निकाली, उसे खोला, अंगूठी चमकी। मैं मेहता परिवार के साथ अपनी सगाई समाप्त करता हूं। ये निर्णय व्यक्तिगत और नैतिक कारणों से है। किसी भी गठबंधन का उद्देश्य संकट को ढकना नहीं होना चाहिए। हॉल में शोर, फुसफुसाहट, चीखते सवाल। नीति मेहता वहां उपस्थित नहीं थी, पर खबर तुरंत फैल गई। अर्नव ने आखिरी वाक्य कहा, सम्मान विरासत से नहीं, चयन से बनता है। उसने माइक्रोफोन छोड़ दिया। बाहर आते ही अफरा तफरी थी। शेयर बाजार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। स्टॉक और गिर गया। कुछ निवेशकों ने बयान जारी किया। नेतृत्व में अस्थिरता। बोर्ड ने उसी शाम बैठक बुलाई। देवेंद्र ने आरोप लगाया कि अर्नव ने कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। उसने आपात मतदान की मांग की, पर ऑडिट रिपोर्ट अब आधिकारिक रूप से बोर्ड के सामने थी। 2 स्वतंत्र निदेशकों ने स्पष्ट कहा, अगर ये सच है तो आपराधिक जांच आवश्यक है। स्थिति बदल रही थी। रघुवीर मौन थे। उनका चेहरा कठोर था, पर भीतर संघर्ष साफ दिख रहा था। बस्ती में टीवी के सामने भीड़ जमा थी। जब अर्नव ने परियोजना स्थगित करने की घोषणा की, कुछ लोगों ने तालियां बजाईं, कुछ अविश्वास में थे। मिराया चुपचाप खड़ी रही। उसके पिता ने धीमे से कहा, शायद वो सच में अलग है। मिराया ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में पहली बार राहत की हल्की चमक थी। रात को अर्नव घर लौटा। रघुवीर अध्ययन कक्ष में बैठे थे। तुमने हमें सार्वजनिक रूप से कमजोर किया, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मैंने हमें झूठ से मुक्त किया, अर्नव ने उत्तर दिया। तुम समझते हो इसके परिणाम? हाँ, शायद मैं पद खो दूंगा। रघुवीर ने कुछ पल उसे देखा। और अगर कंपनी टूट गई तो हम नई बनाएंगे, पर इस बार साफ। ये जिद नहीं थी, विश्वास था। रघुवीर ने गहरी सांस ली। तुम मेरे बेटे हो, पर आज तुमने मुझे चुनौती दी है। कभी कभी चुनौती ही बचाती है, अर्नव ने कहा। दोनों के बीच दूरी थी, पर पहली बार संवाद ईमानदार था। अगले दिन समाचार चैनलों पर नया शीर्षक था। अर्नव सिन्हा ने खुद के खिलाफ जांच की मांग की। सगाई टूटी, नैतिक कारण? कॉरपोरेट जगत में दुर्लभ कदम। कुछ ने उसे मूर्ख कहा, कुछ ने साहसी। देवेंद्र ने अपने वकीलों से संपर्क किया। वो समझ गया था, खेल खुल चुका है। शाम को अर्नव समुद्र किनारे गया। मिराया वहां थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। तुमने बहुत कुछ खो दिया, उसने कहा। शायद, उसने उत्तर दिया, पर पहली बार मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ बचाया है। क्या? उसने पूछा। खुद को। मिराया ने उसकी ओर देखा।
अब उसमें आरोप नहीं था, पर घाव अभी भरे नहीं थे। विश्वास लौटने में समय लगेगा, उसने कहा। मैं इंतजार करूंगा, अर्नव ने कहा। समुद्र आज भी बेचैन था, पर भीतर एक स्पष्टता थी। सार्वजनिक चयन हो चुका था, अब परिणामों का समय था। जांच आधिकारिक हो चुकी थी। राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग गठित किया। आर्थिक अपराध शाखा ने दस्तावेज जब्त किए। मीडिया अब सिर्फ आरोप नहीं, प्रमाण दिखा रही थी। कंपनी के शेयर अस्थिर थे, पर एक नया नैरेटिव भी बन रहा था, आंतरिक विद्रोह से खुला घोटाला। देवेंद्र ने शुरुआत में सब कुछ प्रक्रियात्मक त्रुटि बताया। उसके वकीलों ने कहा कि वो सिर्फ वित्तीय स्वीकृति देता था, जमीनी कार्रवाई एजेंट्स करते थे। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के बाद ईमेल ट्रेल सामने आए। शेल कंपनी के भुगतान रिकॉर्ड मिले और एक पूर्व कर्मचारी ने बयान दिया, हमें ऊपर से दबाव था। ऊपर यानी वित्त प्रमुख। बोर्ड की बैठक निर्णायक थी। 2 स्वतंत्र निदेशकों ने स्पष्ट कहा, यदि हम सहयोग नहीं करेंगे तो कंपनी पर आपराधिक मामला दर्ज होगा। रघुवीर ने लंबे मौन के बाद कहा, कंपनी कानून से ऊपर नहीं है। ये वाक्य सरल था, पर भारी। देवेंद्र ने अंतिम प्रयास किया, आप सब भावनाओं में बह रहे हैं। मीडिया के दबाव में निर्णय लेना आत्मघाती है। आत्मघाती वो था जो हुआ, रघुवीर ने ठंडे स्वर में कहा। मतदान हुआ। देवेंद्र को पद से तत्काल निलंबित कर दिया गया। जांच लंबित रहने तक उसके सभी अधिकार समाप्त। कमरे में सन्नाटा था। देवेंद्र ने अर्नव की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार नियंत्रण नहीं, क्रोध था। तुमने परिवार को तोड़ा है, उसने कहा। तुमने विश्वास तोड़ा था, अर्नव ने उत्तर दिया। देवेंद्र बिना कुछ और कहे बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद आर्थिक अपराध शाखा ने आधिकारिक नोटिस जारी किया। फर्जीवाड़ा, धन का दुरुपयोग, दबाव डालने के आरोप। मीडिया ने इसे कॉर्पोरेट नैतिकता का केस स्टडी कहा। कुछ चैनलों ने अर्नव को विसल ब्लोअर वारिस कहा। कुछ ने यह भी जोड़ा, क्या यह देर से लिया गया कदम था? अर्नव ने कोई विजय का बयान नहीं दिया। उसने सिर्फ एक लिखित नोट जारी किया। जांच पूरी होने तक कंपनी पूर्ण सहयोग करेगी। प्रभावित परिवारों के साथ नई वार्ता शुरू की जाएगी। बस्ती में पहली आधिकारिक बैठक हुई। इस बार पारदर्शी, रिकॉर्डेड। अर्नव खुद उपस्थित था, उसके साथ स्वतंत्र पर्यवेक्षक। हम पुनर्विकास मॉडल बदलेंगे। अस्थायी विस्थापन शहर की सीमा से बाहर नहीं होगा। समुद्र तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी और स्वामित्व सीधे निवासियों के नाम होगा। लोगों में अविश्वास अभी भी था। एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या यह फिर कागज पर ही रहेगा? अर्नव ने कहा, अगर मैं फिर झूठ बोलूं तो इस बार आप सीधे अदालत जाइएगा। मैं सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध हूं। ये वादा मंच पर नहीं, जमीन पर दिया गया था। मिराया पीछे खड़ी थी। उसने हस्तक्षेप किया, हर शर्त लिखित और स्थानीय भाषा में होनी चाहिए और समुदाय समिति की सहमति के बिना कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। सहमत, अर्नव ने तुरंत कहा। यह पहली बार था जब वो एक ही पक्ष में खड़े थे, औपचारिक रूप से। घर में माहौल बदल चुका था। रघुवीर अब कम बोलते थे। उनकी प्रतिष्ठा को झटका लगा था, पर पूरी तरह से नहीं टूटी। कुछ पुराने कारोबारी मित्रों ने दूरी बना ली, पर कुछ ने समर्थन भी किया। कम से कम तुमने सफाई की। एक शाम रघुवीर ने अर्नव से कहा, मैंने सोचा था नियंत्रण ही सुरक्षा है, पर शायद पारदर्शिता ज्यादा स्थायी है। ये स्वीकारोक्ति आसान नहीं थी। अर्नव ने सिर्फ इतना कहा, हम नाम बचा सकते हैं अगर अर्थ बचाएं। दोनों के बीच अब कठोरता कम थी। देवेंद्र की गिरफ्तारी की खबर शाम को आई। कोर्ट ने प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायिक हिरासत का आदेश दिया। उसकी जमानत याचिका तुरंत मंजूर नहीं हुई। मीडिया के कैमरे उसके घर के बाहर थे। वही व्यक्ति जो कुछ हफ्ते पहले निवेशकों से आत्मविश्वास से बात कर रहा था, अब वकीलों से घिरा था। जब पुलिस वाहन चला, उसने एक बार पीछे देखा, जैसे विश्वास नहीं हो रहा हो कि खेल उलट गया। पर खेल नहीं, परिणाम थे। कंपनी में पुनर्गठन शुरू हुआ। फाइनेंस विभाग बदला गया। सामाजिक उत्तरदायित्व समिति बनाई गई।
स्वतंत्र ऑडिट अनिवार्य किया गया। निवेशकों का भरोसा धीरे धीरे लौटने लगा। शेयर स्थिर हुए, हालांकि पहले जैसा स्तर दूर था। अर्नव ने औपचारिक रूप से प्रोजेक्ट हेड का पद छोड़ा और अंतरिम नैतिकता एवं पारदर्शिता समिति का नेतृत्व स्वीकार किया। कुछ लोगों ने कहा यह डाउनग्रेड है, पर उसके लिए यह पुनर्निर्माण था। एक शाम जब बारिश हल्की थी, वो फिर समुद्र किनारे गया। मिराया वहां पहले से थी। तुम जीत गए, उसने कहा। अर्नव ने सिर हिलाया। ये जीत नहीं है, ये सुधार है। देवेंद्र जेल में है, उसने कहा। कानून अपना काम कर रहा है, उसने शांत स्वर में कहा। कुछ पल दोनों समुद्र को देखते रहे। लोग अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं करते, मिराया ने कहा। उन्हें करना भी नहीं चाहिए। विश्वास मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। मिराया ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। तुम बदल गए हो, उसने कहा। शायद पहली बार सही दिशा में। तूफान गुजर चुका था, पर उसके निशान बचे थे। परिणाम सामने थे, कानूनी, सामाजिक, व्यक्तिगत। अब बचा था अंतिम प्रश्न। क्या प्रेम भी इस पुनर्निर्माण का हिस्सा बनेगा, या कुछ दरारें स्थायी होती हैं? समुद्र शांत था, पर उत्तर अभी अधूरा।